हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का एक और नया बेहतरीन कॉन्सेप्ट। कुछ डिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि यार इन दोनों को नंबर्स को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये रिमाइंडर बचना चाहिए, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस तरीके के कुछ डिवीजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे हमें एलसीएम एचसीएफ का इस्तेमाल करना होता है। और फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं भाई वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड में हमारी इस असली दुनिया में एलसीएम और एचसीएफ का क्या काम है भैया। तो ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, अप्लाई तो करेंगे ना कहीं पे, तो उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप दो बड़े कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, एलसीएम और एचसीएफ की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखने वाले हो। मेरे साथ में कॉपी पेन लेके आना, सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाने हैं। मेरा नाम है विक्रांत किरार और आप देख रहे हो भैया अपना प्यारा सा बैच 10th टॉपर्स। आ जाओ गाइस, शुरू करते हैं क्लास को, शुरू करते हैं शुरू। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो यार दो डेफिनेशंस मुझे लिखवानी है आपको, है ना। अभी तक अपन सारी की सारी एप्लीकेशन देख रहे थे, कैसे सॉल्व किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन सब सीखते जा रहे थे, लेकिन हमने कुछ डेफिनेशन थी जो मुझे रिवाइज करवानी थी आपको, तो वो एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, है ना। तो नंबर सिस्टम में आपको बता देता हूँ भाई। हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं कुछ, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को अपनी कॉपी में लिख लेनी है। लास्ट में दूंगा मौका, स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना, पहले समझ लेते हैं अपन। ठीक है भाई, देखो यार नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर जो नेचुरली अकरिंग समझ सकते हो। इसको नेचुरल मतलब क्या समझेंगे, जैसे मान लो मैं दुकान पे जाऊंगा, तो दुकान पे जाके मैं क्या बोलूंगा, यार मुझे एक आइसक्रीम दे दो, मुझे 10 आइसक्रीम दे दो, मुझे 5 करोड़ आइसक्रीम दे दो। मैं ऐसी बात करूंगा, कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा यार मुझे 0 आइसक्रीम दे दो, -1 आइसक्रीम दे दो, है ना। तो जो भी हमारे 1 से शुरू होने वाले नंबर्स हैं उसको आप बोलोगे ये होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, फिर आता है हमारे पास होल नंबर्स। ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे ना, इसको n लिखते थे, इसी में एक 0 को भी आप ऐड कर दो तो हमारा बन जाता है होल नंबर। आप ऐसे याद रख सकते हो भैया, होल नंबर में एक गोल गोल नंबर भी होता है, 0 हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक, फिर इसके बाद इनसे भी बड़ा होता है हमारे पास इंटीजर्स। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हो होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स भी आ जाएंगे। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 से पॉजिटिव वाली साइड के सारे इंटीजर और नेगेटिव वाले सारे इंटीजर, इनको बेसिकली इंटीजर बोल दिया जाता है। अच्छा, जो भी इधर के नंबर होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। जहाँ भी माइनस लगा हुआ है वो सारे अपने नेगेटिव इंटीजर्स हैं। कोई डेसिमल यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, सिर्फ इंटीजर इंटीजर ये चल रहे हैं, और एक बीच में 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 0 को ना ही पॉजिटिव बोला गया है ना ही नेगेटिव बोला गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक भाई, उसके बाद आता है अपने पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते हैं अपने पास p/q के फॉर्मेट में होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं p/q के फॉर्मेट में। इरेशनैलिटी हमको प्रूव करनी है, तो यहाँ पर p/q हमारे पास रैशनल नंबर होता है p/q, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक, ये हो जाता है हमारे पास रैशनल नंबर। इसकी कुछ एग्जांपल भी होते हैं यार, क्या एग्जांपल दूं इसका, 2/3 हो सकता है हमारे पास, -4/8 हो सकता है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। इसका रियल वर्ल्ड में मतलब क्या हो गया, मान लो अपन लोगों ने पार्टी कर ली, आपने और मैंने, पैसे का बिल आया 8,000 रुपये, बढ़िया पार्टी करके आए, तो आपके हिस्से का कितना, मेरे हिस्से का कितना। तो ये चीज़ें जब हमें पता करनी होगी, 8,000 नहीं यार, अपन एक काम करते हैं 9,000 रुपये रखते हैं। ठीक है, 9,000 रुपये का बिल आया, तो ये जो 9,000 रुपये की धुरंधर पार्टी हम करके आए हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 2 से, है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से आप देखोगे कि एक रैशनल नंबर आ रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक लगा हुआ है, एक रैशनल लगा हुआ है कि अच्छा 9,000 को 2 से डिवाइड करना है, तो p को q से डिवाइड करना है। ये रैशनल लगा होता है, इसलिए रैशनल नंबर्स होते हैं। जहाँ रैशनल नहीं लगा होता है उसको इरेशनल बोलते हैं। वैसे वहाँ पे भी कुछ तो लॉजिक लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसको q' से डिनोट किया जाता है दोस्तों। ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स किस तरीके के होते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं होगा, √4 आप देखोगे तो एक्चुअली 2 बन जाता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कुछ इरेशनल नंबर्स आते हैं, और हमारे पास और इरेशनल नंबर्स में एक ई होता है, एक पाई होता है। इस तरीके से हमारे पास इरेशनल नंबर्स और भी होते हैं। हम जब प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ेंगे, ये नहीं प्रूफ करना, हमें ये नहीं प्रूफ करना, है ना। हमें सिर्फ √2 √3 √5 √7 इस टाइप की चीज़ों को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, तो बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ें देखेंगे। अभी बस डेफिनेशन आप सारों को लिखनी है। अच्छा, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम अगर आप देख रहे हो,
तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर के अंदर ये सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो वो बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इस तरीके से जब भी हमारे पास ये नंबर होते हैं तो हम इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे होते हैं, जब भी हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं हम उसकी रैशनैलिटी प्रूव कर रहे होते हैं। इतनी सी चीज़ें अपने को करनी होती है। तो लिख लो ये सारा का सारा, खाली लिखने की बात है ना, कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए सारी चीज़ें। लिख लो इन सबको, और अभी लिख लो है, दिस इज द टाइम। अच्छे से बनाना, गच्चे मत मारो, ये लिखना पड़ेगा। चलो, अच्छा एक और बात बता रहा था मैं आपको अच्छा, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, है ना, रियल नंबर मतलब ये असली नंबर है, असली नंबर है। तो क्या कोई नकली नंबर्स भी होते हैं? जी हाँ, हमारे पास दोस्तों इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं अंडर रूट ऑफ -1 कर दूं, यार किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे कभी भी -1 नहीं आता, है ना। फिर भी मैं जबरदस्ती बोली दूं नहीं एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका यूज़ करते हैं हम। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स, उसको ऐसे आयोटा से डिनोट किया जाता है। जो कि आप 11th-12th मैथमेटिक्स लेते हो तो पढ़ोगे, उसके बाद इंजीनियरिंग में जाते हो तो भी उसको आपको पढ़ना पड़ता है। ज़रूरत क्या है उसकी? भैया नंबर भले ही इमेजिनरी है लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ये चुटकियों में सॉल्व कर देता है, इससे हमें कुछ फ़ायदा होता है, इसीलिए इसको डिफाइन करके उसकी पढ़ाई की जाती है। अभी अपने को नहीं करनी, अपना काम रियल नंबर से अभी चल रहा है, अपन उतने में खुश है। चलो लिख लो पूरा और अपन चलते हैं आगे। एक और डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। डेफिनेशन तो क्या है यार, ये काम अपन अभी थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने जो भी किया है वो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही है। फंडामेंटल यानी सबसे बेसिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है देख लो, है ना। इसकी डेफिनेशन लिखना ज़रूर है ये, ठीक है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड उसको बोला जाएगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो दोस्तों यार ये बहुत ही अच्छा सा बेसिकली वही बात है जो अभी तक हम करते आ रहे थे, उसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। मान लो हम एक नंबर ले लें, हमारे पास ऐसे इस तरीके से 12 है। यार अगर 12 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि यार ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है इस नंबर का यूनिक है। तो यार ये तो मुझे मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि कोई और ऐसा नंबर नहीं होगा। मान लो 16 है, 16 का भी यही प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यार मैं इसको आप इक्वेशन मान के सॉल्व करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो यार एक ही तो नंबर आएगा, वो 12 आएगा। तो 12 आ रहा है तो 12 का ही ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, दिस इज इट। इतने से कोई घुमा घुमा करके लिख दिया गया है, लेकिन इसमें ने एक चीज़ और लिख दिया है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर वो नहीं जिसने ऑर्डर दे दिया है, ये वो ऑर्डर है कि किसके बाद क्या आ रहा है, एक ऑर्डर से लगा दिया, एक लाइन से लगा दिया। तो यहाँ पे देखो 2 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। क्या मैं 12 को दोस्तों ऐसे भी लिख सकता था, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2, या फिर मैं 12 को ऐसे भी लिख सकता था 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। इसमें जो प्राइम्स हैं देखो, 3 एक बार आया, 2 दो बार आया, 3 एक बार आया, 2 दो बार आया, 3 एक बार आया, 2 दो बार आया। तो प्राइम्स की पावर चढ़ाओगे तो सेम निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डरिंग चेंज कर दिया, बस इतना सा इन्होंने बोल दिया है, ठीक है, बस इतना सा इन्होंने बोल दिया है। तो दिस इज इट, ये होती है अपने पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कभी बाई चांस डेफिनेशन पूछ ली तो आपको ये चीज़ लिख करके आनी है, इसीलिए ये चीज़ आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। इसको लिख लो और अब अपन चलेंगे आगे। गाइस यार मेरी पेंसिल ये इतनी बार गिरी है क्या बताऊं, पर फिर भी देखते हैं, चल रही है, चल तो रही है अभी बहुत बेचारी गिरती रहती है, खैर इसकी किस्मत में ही लिखा है। चलो दोस्तों हेडिंग डाल दो, डिवीजन अपने को देखना है। डिवीजन, डिवीजन पे बेस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले तो डिवीजन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। देखो डिवीजन को, अच्छा स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। डिवीजन अपन करते कैसे, कभी भी ऐसे लिखा होता है ना, डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। इसका मतलब क्या होता है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अब जब भी 2 नंबर होंगे तो या तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या फिर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, थोड़ा सा अपने पास एक रिमाइंडर बच जाता है ना, हमारे पास एक रिमाइंडर होता है। तो देखो यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है हमारे पास, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, क्यू जो होता है हमारे पास क्वोशेंट, प्लस हमारे पास बचता है एक आर। तो जब भी मैं कभी कैपिटल डी को स्मॉल डी से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक क्वोशेंट आता है ना, क्यू आता है,
और हो सकता है कि कुछ एक रिमाइंडर वहाँ पर बच गया हो, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। इन सब के नाम क्या होते हैं? देखो डी को बोला जाता है डिविडेंड, DIVIDEND। दोस्तों सारा का सारा लिखना है आपको, है ना। ये जिससे अपन ने डिवाइड किया है, जिससे डिवाइड किया जाए है, उसे बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR। जो हमारे पास ये निकल करके आता है ना, उसको हम बोलते हैं कोशेंट, TIENT। और जो हमारे पास यहाँ पे बच जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है, ये है हमारा रिमाइंडर, है ना। सब कैपिटल लिखे थे तो इसको क्यों ऐसे किया मैंने, ये DIVISIOR, रिमाइंडर। तो ये हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसी को बोला जाता है। ठीक, चलो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको करके फटाक से, कि मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है 45 नहीं 42 डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 45 को डिवाइड, सॉरी यार 45 नहीं भाई 42 है, 42 को डिवाइड कर देना अपने को 5 से। जरा डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों कैसे करते थे अपन। यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं ना, यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे 42 लिखते हैं। मुझे मालूम है 5 8 जार 40 होता है, यहाँ पे 40 आ जाएगा, बचता है 2 बचता है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मेरा कोशेंट आ गया है 8, मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। अच्छा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताता है कि भाई ये जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर डी से छोटा या 0 से बड़ा इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे जो कंप्लीट अपने पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, अगर मुझे वो लिख ही देना है तो देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो, हमारे पास रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन डी, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू अपने क्या आई है 2, वो 5 से छोटी है। दोस्तों 5 हो भी नहीं सकती, हमेशा छोटी ही रहेगी। क्यों? मान लो यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 5 होता का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे 45 होता। अगर यहाँ पे 45 होता तो मैं यहाँ पे पागल थोड़ी जो 8 लिखूंगा, मैं यहाँ पे सीधे 9 इंटू 45 नहीं लिख देता, यहाँ पे 9 लिख करके 45, फिर रिमाइंडर की वैल्यू फिर से 0 हो जाती। तो यानी कि रिमाइंडर हमेशा डी से छोटा होगा, या 0 से बड़ा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। ये क्या होता है अपने पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है r 0 से या उसके बराबर है, ये हमने लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, हमें कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कुछ नया थोड़ी है, तो मुझे मालूम ही है। देखो हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो ये करना है कि अगर मुझे 42 को कंप्लीटली 5 से डिवाइड करना है, ये तो 42 तो नहीं होता, कोई और नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से ही। अगर मेरे को डिवाइड करना है, इसमें से मैं क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखो मैं जब डिवाइड करने निकला था तो मेरा 8 5 और 40 होता है, 40 तो आ रहा था, रिमाइंडर बच गया था 2। भैया इस 42 में ये 2 ही तो एक्स्ट्रा था, करेक्ट। अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं कि ये 42 में से रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाता है 40, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है हमारे 5 से। तो याद अपने को क्या रखना है, याद क्या रखना है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि भैया जो बच जा रहा था, जो रह जा रहा था, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा था, उसी को हटाओ ना यार, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। उसमें रहेगा ही नहीं तो उसको डिवाइड करने का दिक्कत ही नहीं आएगी, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी वाली बात है। तो ये हमें कुछ चीज़ है जो समझनी थी, बहुत ही सिंपल सा डिवीजन है। चलो इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे, है ना। तुम्हें एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अब की बार अपन करते हैं 23 को डिवाइड करना है 7 से। 23 मुझे मालूम है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता 7 से। कोई एक चीज़ है जो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अच्छा बताओ क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे अपन लगाएंगे 7 से मैं यहाँ पे फिर डिवाइड करूंगा 23 से। यहाँ पे 7 3 जार होता है 21, मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाता है 2। देखो हमारे पास वो जो इस तरीके से नहीं था, d इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस r, जरा ये वाली चीज़ करी जाए। अगर 23 को 7 से डिवाइड किया है तो हमारे पता है कि यार ये 23 तो कैपिटल डी था, ये जो हमारे पास 7 था ये हमारे पास स्मॉल डी के बराबर था। तो 23 इज इक्वल टू स्मॉल डी है हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट आया है मेरे पास में यहाँ पर 3 प्लस रिमाइंडर बचा हुआ है मेरे पास यहाँ पर 2, इस तरीके से। अरे भैया ये रिमाइंडर को ही तो इसमें से हटा देना है। 23 में से अगर मैं रिमाइंडर हटा दूंगा तो 23 माइनस 2 कितना होता है, वो 21। और मुझे मालूम है यार 21 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इसी को अपने को बहुत सारी बार यूज़ करना है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अपने को करने होंगे। आओ दोस्तों अब आया बढ़िया वाला क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज।
अब ये वो सवाल पे हम पहुंच चुके हैं जो अपने को सीखने हैं। देखो, हमें एक नंबर पता करना है। पहली बात तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पूछा है। लार्जेस्ट सुनते ही बहुत लोग एलसीएम की तरफ भाग जाएंगे और वो 70 और 125 का एलसीएम निकाल करके आ जाएंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। देखते हैं एक बार क्या है। मान लो हमें जो नंबर पता करना है वो है x। ठीक है भाई, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। तो पहले तो ये समझो कि 70 और 125 को x ने डिवाइड किया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 70 इज डिवाइडेड बाय x, या फिर 125 इज डिवाइडेड बाय x। ये चीज़ मुझे पता चली। अभी क्वेश्चन में ये भी दिया है कि है ना, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है यार, कुछ ना कुछ छूट जाता है। अच्छा ठीक है भैया, क्या रिमाइंडर बच रहा है भैया? अगर पहले वाले केस की बात करें, 70 की बात करें तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, 125 की बात करें तो 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही थी, यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ रही है 8 आ रही है। देखो, क्वेश्चन में जितना लिखा हुआ है उतनी चीज मैंने यहाँ पर गणित की भाषा में लिख दी है। ठीक, अब मुझे समझना एक चीज पड़ेगा कि यार x की वैल्यू मैं पता कर लेता, अगर मुझे 70 और 125 को ही डिवाइड करने वाला x होता, कंप्लीट डिवाइड कर रहा होता, तो मैं कह देता यार x इज HCF ऑफ 70 एंड 125। लेकिन x इनको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, x 70 का फैक्टर नहीं है, x 125 का फैक्टर नहीं है, नहीं तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचता। तो x किस चीज का फैक्टर है, x किसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, मेरे को ये पता करना पड़ेगा, है ना। x 70 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, रिमाइंडर 5 बच रहा है। लेकिन मुझे मालूम है, क्या मालूम है मुझे, कि जो रिमाइंडर बचता है उसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। रिमाइंडर जो बचता है उसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कंप्लीट डिवीजन हो जाता है। तो मुझे पता चल गया भाई x किसको डिवाइड करेगा, 70 माइनस 5, है ना, इज इक्वल टू 65 आ जाता है। 65 को x डिवाइड कर सकता है ना। 65 को अगर मैं डिवाइडेड बाय x करूंगा तो मुझे मालूम है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। सेम चीज दोस्तों यहाँ पे भी कर दो। हमें पता है कि 125 को x कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता, रिमाइंडर 8 छोड़ रहा था, तो यानी कि यहाँ पे मैं कर दूंगा 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिमाइंडर है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बच जाता है मेरे पास 117। अब मुझे यहाँ से पता चलेगा कि भाई 117 को अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है। अब बता दो, यहां से जो दोस्तों देख करके मैं बात कर सकता हूं कि यार ये जो दो चीजें लिखी हुई है ना दोस्तों, यहां से मुझे पता चल जाता है x इज अ फैक्टर, है ना, x इज अ फैक्टर ऑफ 65 एंड 117। कैसे? क्योंकि x दोनों को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि x उनका फैक्टर है। ठीक है भाई, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। और x एक ऐसा नंबर है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती थी, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, पूरी दुनिया के जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है सबका फैक्टर है 1। तो 1 थोड़ी आंसर है हमारा, हमसे तो हाईएस्ट पूछा है, लार्जेस्ट ऐसा वाला नंबर। तो हमें जो पता करना है वो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। हमें बेसिकली चाहिए कि x इज इक्वल टू HCF ऑफ दीज टू नंबर। कौन से नंबर? ये वाले दो नंबर नहीं है, वो नंबर है 65 है दोस्तों और 117 है। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ पता करना है। तो इस तरीके से आपको आपसे क्वेश्चन काफी समझ में आने लग गया होगा। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो भाई, अब इनका एचसीएफ पता कर लेते हैं यार। 65 के अगर फैक्टर्स अगर मुझे करने हैं, अब दोस्तों मैं थोड़ा चीज़ है ना ये फास्ट करूंगा। 65 के अगर मुझे फैक्टर्स पता करने हैं तो मुझे मालूम है कि 65 का फैक्टर होता है, कितना होता है, 13 इंटू 5 होता है। ये 13 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 5 इंटू 13, दोनों की पावर 1 चढ़ा दूंगा। और मेरे पास 117 है यार, 117 का तो मुझे नहीं याद, 117 इसको जरा प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये 3 से जा रहा है, 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9, फिर 27 बचे 39 आ जाता है। 39 आ गया। 39 किससे जाता है, फिर 3 से जा रहा है ना यार ये, तो फिर आ जाता है मेरे पास 13, फिर 13 से जा रहा है, मेरे पास बचता है 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब दोस्तों, अब की बार मैं लिखूंगा 117 इज इक्वल टू 3 और क्या रहा है 13, तो 13 के नीचे लिखूंगा 13, इधर लिख दूंगा 3, दोनों की पावर चढ़ा दूंगा। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर थी 2, और बचा हुआ मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक 3 बच जाएगा, यहाँ पे एक 5 बच जाएगा। भैया इनकी पावर चढ़ा दो, ये 0 है, यहाँ पे इसकी पावर 0 है। फटाक से इनके नीचे लाइन खींच दो इस तरीके से। और आप HCF बताओ दोस्तों, बताना ज़रा। HCF में छोटी पावर यूज़ होती है हमारे पास। तो यहाँ से देखो छोटी पावर, पहले तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 3। छोटी छोटी पावर चढ़ा दो। छोटी पावर यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, तो मेरे पास आ जाता है 0 1 0। यहाँ से मेरे पास आ जाता है भैया बहुत अच्छे से HCF इज इक्वल टू हमारे पास 13, यानी कि 13 वो नंबर है जो 65 और 117 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा।
लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था कि 70 और 125 को जब 13 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यार ऑब्वियसली फिर हमारे पास 5 और 8 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो लिख लो इस पूरे को, और अब अगला वाला जो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों वो आप सॉल्व करोगे। चलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ओहो, ग्रेटेस्ट दिख गया, HCF निकाल के भग जाओ नहीं, भगना मत। तो अब की बार इन्होंने 3 नंबर दिए, ठीक है। अभी तक हमारे पास 2 नंबर हो रहे थे, अब की बार 3 नंबर दिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 445 टू ये 572 एंड 699 लीविंग रिमाइंडर 456 रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और पिछली बार जैसे हमने अच्छे से लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, वैसे आपकी कॉपी में मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। और क्वेश्चन लिखना मत भूलना, तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो और फिर इसको सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 63। आओ यार सॉल्व करते हैं। देखो, मान लो हमें जो पता करना है वो है नंबर x। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें वो जो नंबर पता करना है वो जब इन तीनों को डिवाइड करता है तो कुछ कुछ रिमाइंडर छोड़ देता है। जल्दी से लिखते हैं। अगर मैंने 445 को डिवाइड किया है x से तो मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ रही थी 4। अगर मैंने 572 को डिवाइड किया है x से तो मेरे पास रिमाइंडर की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 5। और अगर मैंने 699 को डिवाइड कर दिया है x से तो मेरे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 6। इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। x इन तीनों का फैक्टर नहीं है, पर x किसका फैक्टर है, x किसको डिवाइड कर सकता है ये मैं पता कर सकता हूँ। भैया जो रिमाइंडर आ रहा है इसमें से वही सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। इसमें से इसका ही रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास यहाँ पर जो नंबर आ जाता है जो एक्चुअली में x से डिवाइड हो पाएंगे वो कौन कौन से नंबर है। देखो 445 माइनस 4 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 441। फिर मेरे पास आ जाएगा 572 माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी आती है 567, है ना। और तीसरा है मेरे पास 699 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 693। अब ये मेरे पास जो 3 नंबर आ रहे हैं x इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब की बार कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ यार इन तीनों का जो HCF है ना, इन तीनों का जो HCF है वही हमारा x होने वाला है। चलो भैया HCF निकालना है, HCF निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मेरे को नहीं याद इनके किसी के। 441 से स्टार्ट कर देता हूँ भाई। 441 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 से जाएगा, ये बचता है 1। 14 आ रहा है तो ये था 4 से 12 फिर 221 7 बच गया 147। फिर से जा रहा है 3 से जा रहा है। अब की बार बचता है हमारे पास 4 9। अब ये 7 से जा रहा है, अब फिर यहाँ पे बचता है 7, फिर बचता है 7, हमारे पास आ जाता है 1। ठीक है, हमारे पास 441 के बाद किसका करना है 567 का कर लो भैया। ये भी 2 से नहीं जा रहा, डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाता है 3 1 3, फिर 26 आ रहा है, 8 24, फिर 27 बच गया, 9 29। अब ये फिर से 3 से जा रहा है 6 3। अब ये फिर से 3 से जा रहा है 21। अब ये फिर 3 से जा रहा है बचता है 7। अब ये 7 से जा रहा है बचता है 1। ठीक जी, ये भी हो गया। लास्ट नंबर है 693, इसका भी कर दो, सबका एक साथ कर दो। ये 3 से जा रहा है 2 3 1, फिर से 3 से जा रहा है, अब की पर 7 7। अब ये 7 से जा रहा है बचता है 11। अब ये 11 से जा रहा है बचता है 1। चलो जी, यहाँ पर अब की बार दोस्तों मैं सारे के सारे नहीं लिखूंगा, है ना। LCM और HCF जो हमको निकालना है, देखो मैं यहाँ पे अब की बार थोड़ा कैजुअल तरीके से लिखेंगे ना। अब की बार आप सिली मिस्टेक नहीं करना, बहुत लिख लिया हमने एक के नीचे एक, अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे यार। अब एक के नीचे एक हमेशा थोड़ी लिखते रहेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 693 को जो मैंने लिख दिया है, 693 को मैं लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, सीधे पावर चढ़ा दूंगा 211। ठीक है, अगला आता है मेरे पास 567, कहीं भी लिखो, अब मैं नीचे नहीं लिख रहा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, किस्मत से नीचे आ गया दोस्तों। 3 4 बार आया था, 7 एक बार आया था। और फिर मेरे पास नेक्स्ट नंबर है 441 इज इक्वल टू, इसके जो फैक्टर्स है वो आता है 3 × 7। दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि तीनों को एक के नीचे एक लिखूं, फिर भी आ गए किस्मत से। 3 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है। गलतियां मत करना पावर में। हमें पता करना है यहाँ पर HCF, तो HCF की जो वैल्यू होगी, सारे जितने भी तरह के हमें यहाँ पे प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे लिख दो। हमारे पास आ जाता है भैया 3 × 7 × 11। पावर चढ़ाएंगे छोटी वाली, है ना दोस्तों, छोटी वाली। तो यहाँ पे एक तो 1 है, यहाँ पे यानी कि हमारे पास 11 की पावर 0 होगा, यहाँ पे 11 की पावर 0 होगा जो मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे पावर 0 आ जाएगी। ठीक, बाकी यहाँ पर देखो इनमें छोटा वाला है 2, यहाँ पे छोटा वाला है 1, तो मेरे पास इसकी पावर 2 इसकी पावर 1। और यहाँ से जो नंबर आता है दोस्तों वो आ जाता है मेरे पास 9 × 7
विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास एच सी एफ की जो वैल्यू आ जाती है 7 9 63। तो हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू 63 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त सवाल था। 63 से आप इन तीनों नंबर को डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 63 इनका एच सी एफ है, फैक्टर है। लेकिन इन तीनों को डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, रिमाइंडर 4 5 6 छोड़ देंगे। और ये क्वेश्चन है पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, चलो लिख लो इसको और अपन चलते हैं। कहीं चलेंगे आज, कहीं घुमा के ही लाऊंगा मैं तुम लोग को। कहाँ चलना चाहते हो बताओ? मैं तो घुमाया पूरा इंडिया, आप कहाँ जाएंगे? वाई? फाइंड अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 एंड व्हेन इट गेट्स डिवाइडेड बाय 4 5 एंड 6 ऑलवेज लीव्स 3 एज ए रिमाइंडर। दोस्तों क्वेश्चन ने तो सब बदल दिया, सारी चीज़ें बदल दी। अभी तक क्या होता था, हमारे पास कुछ नंबर होता था यहाँ पे, है ना, जैसे 693 मेरे पास नंबर था, उसको मैं x से डिवाइड करता था। अब की बार हमको जो नंबर पता करना है वो है x, और उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। x को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, और x को मैं डिवाइड करता हूँ 6 से। तो हर केस में रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 3, यहाँ भी रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 3, यहाँ भी रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 3। अब की बार रिमाइंडर सेम आ रहा है। पिछले केसेस में आपने देखा वो रिमाइंडर अलग अलग आ रहा था, जरूरी नहीं है, वहाँ पे भी सेम आ सकता था, लेकिन यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है। x पहले डिवाइड के इधर रहता था, वो पहले डिवाइजर हुआ करता था, अभी डिविडेंड बन गया है। थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया है, जरा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 63। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले तो एक चीज़ समझो, हमें कैसे पता चलेगा हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। देखो पिछला जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी, भाई मेरे पास एक नंबर था 693, उसको मैं डिवाइड करता था x से, है ना, या फिर ऐसा था 699 था, उसको मैं डिवाइड करता था x से, रिमाइंडर की वैल्यू बच रही थी 3 बच रही थी या 6 बच रही थी, जो भी था क्वेश्चन, है ना, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, x डिवाइड कर रहा था, x डिवाइजर था, x की मैं जब भी वैल्यू निकालता वो किसी ना किसी नंबर का एक फैक्टर निकल के आने वाला था ना, वो डिवाइड कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हम HCF निकालते थे, फैक्टर निकालते थे। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे x को डिवाइड किया जा रहा है, x को 6 से डिवाइड किया जा रहा है, x को 5 से डिवाइड किया जा रहा है, x को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। तो x एक इन सब का मल्टीपल है, ऐसा आप मान सकते हो, है ना। कुछ अलग से रिमाइंडर छूट जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर तो हटा देंगे हम अभी, पर वो जो चीज़ आने वाली है वो एक मल्टीपल टाइप की चीज़ है। यहाँ पे देखो x डिवाइजर था, यहाँ पे खुद डिविडेंड बन गया है। तो यहाँ पे हमें LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है एक देखते हैं, अभी LCM निकालना ये चीज़ हम पता करेंगे। LCM किसका निकालेंगे, एक काम करते हैं 4 5 जो 6 हैं इन्हीं का LCM निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने इनका जो एक LCM निकाल दिया, LCM। एक बात बताओ, जो LCM होगा वो 4 5 और 6 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं LCM को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो मेरे पास भैया यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि मल्टीपल है भाई वो तो 4 का। LCM तो इन तीनों का LCM यानी इन तीनों का मल्टीपल, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक बात बताओ, LCM को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो अगेन रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। और अगर मैं फिर से LCM को डिवाइड कर दूँ 6 से, तो अगेन मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर LCM भी हमें पता नहीं करना। अब यहाँ पे ट्रिक आती है दोस्तों, मुझे चाहिए रिमाइंडर 3, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0। एक बात बताना जरा, अगर मैं ऐसा कर दूं कि यार मैं बोलूं x इज इक्वल टू LCM प्लस 3, अगर मैं ऐसा कर दूं, अब बताओ LCM पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, LCM प्लस 3 कर दूंगा तो अब वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 3 ही तो बचेगा। सेम चीज तीनों के लिए हो जाएगी दोस्तों, और क्योंकि मैंने 3 ऐड किया है तो हर बार रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा है। तो हमें जो चीज़ पता करनी है वो एक LCM पता करना है 4 5 6 का, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, उसमें +3 ऐड करना ना भूलें। तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन में ये भी बोला था इन्होंने, क्या बोला था, विच इज़ ग्रेटर देन 3। ऐसा क्यों बोला? 3 आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो बोल देता कि यार मेरा आंसर ही 3 है, 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 3 आता है, 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 3 आता है, 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 3 आता है। इसलिए 3 को हटाने के लिए इन्होंने ये लिख दिया, बाकी क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 4 5 6 का LCM पता करना है। तो 4 को मैं लिख दूंगा, ये है यार 2 × 2,
5 को मैं लिख दूंगा, ये मेरे पास 5 की पावर 1, और 6 को मैं लिख सकता हूँ ये 2 इंटू 3 की पावर 1 यहाँ पे लाइन खींच दूंगा, हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू आती है वो कुछ आएगी 2 इंटू 3 इंटू 5, कुछ ऐसा आएगा। पावर्स देख लेते हैं भैया, 2 की पावर सबसे बड़ी एलसीएम में तो बड़ी लगता है, यहाँ पे कहीं पे होगा हमारे पास 2 की पावर 0 से मतलब ही नहीं है, हमें तो बड़ी पावर चाहिए। बड़ी पावर यहाँ पे 2, 3 की बड़ी पावर है 1, 5 की बड़ी पावर है 1, और यहाँ से आप देखोगे तो क्या जाता है 4 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 60। एलसीएम 60 आ गया। क्या 60 आंसर है? नहीं, देखो हमारा जो आंसर है x इज इक्वल टू 60 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 63। बहुत बढ़िया। 60 इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। 60 को अगर आप 4, 5, 6 से डिवाइड करोगे कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। 63 को जरा इनसे डिवाइड करके देखो, हर बार रिमाइंडर की वैल्यू 3 आने वाली है। तो इस तरीके का बढ़िया सा ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ऐसे भी सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं। लिख लो पूरे को। अब अपन चलते हैं, एक और ऐसा सवाल कर लें क्या? कर लें एक और? चलो आ जाओ, एक और सवाल है। अब की बात देख लो, ये आपके सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। कुछ नहीं बताऊंगा मैं, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों इसका आंसर है 55। कैसा आया यार? सॉल्व करते। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट पढ़ते एलसीएम लेके भाग जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स 7 एज रिमाइंडर। तो अगर मेरे को x पता करना है, जिससे मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, x को मैं डिवाइड करता हूँ 16 से, x को मैं डिवाइड करता हूँ 24 से, तो हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू 7 आती है। यहाँ भी रिमाइंडर की वैल्यू 7 आती है, यहाँ भी रिमाइंडर की वैल्यू 7 आती है। अच्छा, क्या कोई ऐसा नंबर है सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है? जी हाँ, वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। वो नंबर हमारा एलसीएम। जब एलसीएम को मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, एलसीएम को मैं डिवाइड करता हूँ 16 से, एलसीएम को जब मैं डिवाइड करता हूँ हमारे पास 24 से, तो दोस्तों क्योंकि वो इन तीनों का ही मल्टीपल है तो रिमाइंडर की वैल्यू आनी है 0, रिमाइंडर की वैल्यू आनी है 0, रिमाइंडर की वैल्यू आनी ही है 0। ठीक है यार, आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है? हमें जो x पता करना है, बेसिकली x जो आने वाला है, हमें तो रिमाइंडर चाहिए था ना, हमें 0 थोड़ी चाहिए था। हमें रिमाइंडर हर केस में 7 चाहिए। तो एक काम करो, x को बोल दो आप यार वो LCM प्लस 7 है। अब जब आप इनको इस नंबर से डिवाइड करने जाओगे तो ये LCM वाला पार्ट पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा रिमाइंडर में, गुटली निकल आएगी। ठीक है गुटलियाँ निकाल रहे हैं। चलो यार इनका LCM निकाल देते हैं। अब इनका LCM निकाल देते हैं। चलो 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 1। ठीक है, 16 जो होता है वो होता है मेरे पास 2 की पावर सीधे सीधे 4 होता है। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें याद हैं तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 24 जो होता है हमारे पास क्या होता है 8 इंटू 3 होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू 3। 8 होता है 2 का क्यूब 3 की पावर 1। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, यहाँ से मेरे पास जो LCM निकल के आएगा वो भी होएगा समथिंग 2 इंटू 3। बड़ी पावर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये हो गया मेरे पास क्या हो गया 16 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू कितना होता है 6 3 ज़ार, ये आता है मेरे पास 48। क्या 48 आंसर है? नहीं 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 नहीं, हमें पता करना है x की वैल्यू जो हो जाता है मेरे पास LCM यानी कि 48 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 60। 60 कहाँ से आ रहा है भाई 55 एंड 55 इज आवर आंसर। बहुत अच्छे सवाल थे दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये डिवाइड करने वाला, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके सामने ये PYQ ही आया है तो इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कब किसको कहाँ से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर में अपने गुटली में क्या क्या चीज़ें निकल रही है समझ में आना चाहिए। चलो जी, हाँ, थक गए यार, मज़ा आ गया पर क्वेश्चन करके। ऐसी फीलिंग आ रही है मस्त वाली कि हाँ रिमाइंडर में कुछ भी देते रहो आप, हम निकाल लेंगे, हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में। अगेन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं जो कि वर्ड्स में एक्सप्रेस की गई हैं। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, अक्सर वही शॉर्ट ट्रिक है। जब भी आपको कुछ ऐसा लिखा है ना, आपको इमेजिन करना है कि जब भी कोई आंसर आने वाला है, अगर वो गिवन ABC कोई नंबर दिए होंगे आपको, कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, अगर आपको लगता है कि आंसर उनसे बड़ा होगा तो हमेशा मल्टीपल्स बड़े होते हैं, तो इसीलिए LCM निकाल देंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा जो आंसर आने वाला है इनसे वो छोटा आने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर लगेगा, छोटा होता है ना फैक्टर हमेशा, तो HCF को हम यूज़ करेंगे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। हमेशा ये चीज़ काम नहीं आती, लेकिन 99% केसेस में ये शॉर्ट ट्रिक काम कर भी जाती है। ठीक है,
तो लिख लो इस शॉर्ट ट्रिक को अगर लिखना चाहो। मैं सपोर्ट नहीं करता, रट्टे मरवाने में मैं सपोर्ट नहीं करता, पर पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, ट्रेंड सब लोग करते हैं, तो मैंने आपको बस बता दिया, आपको पता होना चाहिए ऐसा भी कुछ होता है। अपन सारी चीज़ें समझ समझ के बड़ी आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक, लिखो इसको और आ जाओ एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो रियल वर्ल्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। लंबे होंगे क्वेश्चन, इंग्लिश में होंगे, समझने में दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ नहीं करना, सिली मिस्टेक नहीं करना। क्वेश्चन क्या है उसको लिखने की कोशिश करना अच्छे से। ठीक है, डायग्राम तो नहीं बना सकते यहाँ पे, पर करेंगे कुछ। देर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, 11 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हमारे पास 3 क्लासेस हैं। देखो लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्लास 10 है, एक मेरे पास क्लास 11 है और मेरे पास एक क्लास 12 है। आज हम 10th के टॉपर्स में बैठे हुए, कोई बात नहीं। हर क्लास में जो स्टूडेंट है 312 यहाँ पर है, 260 यहाँ पर है, 156 यहाँ पर है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ओके, बसेस आर टू बी हायर टू टेक दी स्टूडेंट्स टू अ पिकनिक। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं इधर हमारे पास एक ऐसे पिकनिक के लिए गार्डन बना हुआ है, इधर पेड़ वेड़ लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे कुछ झूला वूला भी लगा हुआ है। अब ये सब फालतू की बातें क्यों कर रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम पास कर रहा था मैं। ये झूला ये लगा हुआ, चलो झूला लगा हुआ है, इधर जाना है इनको पिकनिक करने। चलो भैया जाना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस if each bus takes equal number of students without mixing different classes। अब देखो क्यों है ऐसी कंडीशन मेरे को नहीं पता, पर एक कंडीशन है कि हमें बसेस चाहिए। ठीक है, बस ऐसे लेके जाएंगे कि कोई भी क्लास 10 और 11 का बच्चा साथ में नहीं बैठना चाहिए, कोई भी क्लास 12 का बच्चा भी इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, यानी हर क्लास के बच्चों की अलग अलग बस होनी चाहिए। अब जब बस आप लेके आते हो तो सेम साइज़ की बस आएंगी, है ना। कोई बड़ी छोटी ऐसे मत करके आना, एक ऑटो ले आए और एक बड़ी सी बस लेके आ गए, ऐसे भी नहीं कर सकते। हर बस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट जाना है। मान लो हर एक बस में, है ना, हमारे पास 2 स्टूडेंट आ सकते होते, ऑटो हो गया वो कहने के लिए। मान लो अगर हर बस में 2 स्टूडेंट आ सकते होते, तो मेरे को क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए कितनी बस चाहिए रहती है। 312 को डिवाइड कर देंगे अपन 2 से, तो मेरे पास कितने आता है 156 टाइप के बसेस यहाँ पे चाहिए। ऐसी कुछ बसेस यहाँ पे चाहिए, ऐसी कुछ बसेस यहाँ पे चाहिए। देख लो कोई भी बच्चा इधर उधर मिक्स नहीं हो रहा। क्लास 11 वाले भी सारे अपने अलग अलग बसेस में आ गए, 12 वाले भी सारे अपने अलग अलग बसेस में आ गए, 10 वाले भी अपने अपनी बसेस में आ गए। लेकिन ये सबसे बड़ा ऐसा नंबर नहीं है। मान लो उसकी जगह हम 4-4 वाली बस ले आते, तो ऐसे बहुत सारी बसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमें वो नंबर चाहिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम कुछ हाईएस्ट चाहिए, तो हमें HCF शायद चाहिए होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए। मान लो एक बस की कैपेसिटी है x स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो 312 है वो x से भी डिवाइड होना चाहिए, ये 260 है ये भी x से डिवाइड हो जाना चाहिए, और ये 156 है ये भी x से डिवाइड होना चाहिए, इस कदर कि कोई रिमाइंडर ना बचे। यहाँ से मुझे पता चलता है कि दोस्तों x इन तीनों का फैक्टर होने वाला है, और उसमें भी हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए ना, x मैक्सिमम सीट कैपेसिटी, है ना। तो यहाँ पे यानी कि x इज इक्वल टू HCF ऑफ दीज 3 नंबर 312, 260 एंड 156। ये मुझे समझ में आ गया। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई कैसे मैंने पता चल लिया कि ये HCF है। अब मुझे इन तीनों नंबर लोगों का HCF निकाल देना है, तो चलो उसके लिए दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 312 का करूँगा मैं पहले, तो यहाँ 2 से जाएगा, ये कितना आ जाता है यार 15, और फिर 12 बचता है 6, फिर 2 से जाएगा, ये बचता है अब की बार मेरे पास 7, 8, फिर 2 से जाएगा अब की बार ये बचता है 39, फिर 3 से जाएगा बचता है मेरे पास 13, फिर यहाँ पे बचता है 13, 13 से जाएगा बचता है 1। चलो अगला नंबर है मेरे पास 260। कुछ समझ में आ रहा है कि ये भी 13 से तो डिवाइड होना ही है। 2 से जाएगा बचता है 13, फिर 2 से जाएगा ये बचता है मेरे पास 65, फिर 5 से जाएगा बचता है मेरे पास 13, अब बचता है 13 से जाएगा बचता है 1। चलो जी, यहाँ पे आता है मेरे पास 156। देख के ट्रेंड लग रहा है इसका भी 13 एक फैक्टर आएगा, डिवाइड करते हैं। 2 से करेंगे 7, 78 आने वाला है, फिर 2 से जाएगा बचता है 39, फिर 3 से जाएगा बचता है मेरे पास 13, फिर 13 से जाएगा बचता है मेरे पास 1। चलो जी, सारे के सारे इनका मैं HCF, अब वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ दोस्तों। HCF की जो वैल्यू आएगी, जितने भी फैक्टर्स हैं, कर ही नहीं रहा मैं, टेबल ही नहीं बना रहा यहाँ पे, चलो बना देता हूँ आपकी खुशी के लिए, बना देता हूँ। डायरेक्ट भी लिखना सीखते हैं यार। HCF की वैल्यू आएगी, जितने भी तरह के यहाँ पे फैक्टर्स दिख रहे हैं ना सारे लिखो। देखो मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना।
तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 यहाँ पे मैंने कर दिया। पावर्स चढ़ाते हैं। HCF में छोटी वाली पावर आती है। अच्छा ठीक है, 2 यहाँ पे 2 बार आया था, यहाँ पे 2 बार आया था, यहाँ पे 3 बार आया था। सबसे छोटा क्या है? यहाँ पे 2 छोटा है, तो यहाँ पे जो इसकी पावर चढ़ जाएगी वो आ जाएगी 2। अच्छा 3 की पावर क्या चढ़ेगी? देखो 3 यहाँ पे एक बार आया था, यहाँ पे 3 है ही नहीं, 3 की पावर 0 है यहाँ पे। तो दोस्तों हमें तो छोटी पावर चाहिए, अब इधर कुछ भी हो मेरे को देखना ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 0। 5 की पावर कुछ चढ़ानी भैया, छोटी पावर चढ़ाते हैं यार। यहाँ पे तो 5 की पावर 0 है, इस वाले में तो 5 आया ही नहीं है। अब इसमें आया, इसमें आया, नहीं आया, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे को 5 की पावर 0 आ जाएगा। और 13 देख लेते भैया, 13 इसमें भी 1 आ रहा था, इसमें भी 13 की पावर 1 है, और इसमें भी 13 की पावर 1 है। तीनों में 1 1 1 आ रहा है, तो यानी कि सबसे छोटा पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाने वाली है यार, ये आएगा 14 नहीं यार, 4 इंटू 13 विच इज़ इक्वल टू कितना होता है? कितना होता है? ये आता है मेरे पास 52। तो हमारा जो दोस्तों आंसर होने वाला है वो होने वाला है 52। 52 इज़ द करेक्ट नंबर। अगर मैं ऐसी बसेस ले आऊँ जिसमें 52 स्टूडेंट्स आते हैं, तो देखो क्लास 10 के लिए हमें कितनी बसेस चाहिए होंगी ये भी मैं पता कर सकता हूँ, है ना। क्लास 10 के लिए मुझे जो बसेस चाहिए होंगे 52 से आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे यार, ये 52 से ये मेरे को लग रहा है 6 आ जाएगा। हमें यहाँ पे 6 बसेस चाहिए। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 52 से, तो यहाँ पे मुझे 5 बसेस चाहिए। और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 52 से, तो यहाँ पे मुझे 3 बसेस चाहिए, है ना। इस तरीके से आप देख रहे हो, क्वेश्चन में घुमा फिरा करके बातें भी की जा सकती थी। भैया मुझे एक बात बता दो कि टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी लगी, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू 6 + 5 + 3, है ना। 6 + 5 + 3 विच इज इक्वल टू 9 + 5 विच इज इक्वल टू 14। तो 14 भी, ये भी क्वेश्चन में घुमा करके पूछा जा सकता था, ठीक। अच्छा और एक बात सुनो, जब ऐसे बोलते हैं ना, इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेज सच दैट, है ना, इनको हमें क्लास 10 और 9 के स्टूडेंट, 11 के स्टूडेंट्स मिक्स ना हो जाए। उस केस में क्वेश्चन की टर्म जो होती है ना, उसमें होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ बसेस ये लिखा होता है ना, बाकी सब सेम होता। मिनिमम नंबर ऑफ बसेस लिखा होता। फिर आप बोलते मिनिमम, लोएस्ट, एलसीएम, एलसीएम निकालते, गलत हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग खुला रखना है अपने को। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बसेस 14 हो गई है, ठीक है। अगर मैं बस की कैपेसिटी 2 लेता तो भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी कि सब अलग अलग बस में बैठ के जा रहे हैं, अलग अलग क्लास के, लेकिन वहाँ पे बसेस का नंबर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है ना, 200-250 बसेस लग जाती। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बस यहाँ पे 14 आ गई। तो थोड़ा सा देख करके दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मज़ेदार है, पर शॉर्ट ट्रिक लगा करके भी सॉल्व तो कर ही सकते थे। चलो लिख ले इस पूरे को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट अंबर। अंबर क्या होता है भैया? नंबर होता है। ये अंबर कौन लिख के चला गया? नंबर है ये। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। दोस्तों ये एलसीएम और एचसीएफ की ना सबसे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसको भूला जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है WORD प्रॉब्लम है वो, वर्ड प्रॉब्लम। तो जो शब्दों में लिखी हुई प्रॉब्लम है, वैसे तो अधिकतर प्रॉब्लम शब्दों में ही लिखी होती है, और ये आपका PYQ है, CBSE में आया हुआ सवाल है। चलो हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए ना, विच इज डिविजिबल बाई 306। तो यार एक बात बताओ, पहले इसको समझना सीखो, है ना। 2 तरीके से समझाऊंगा मैं आपको इसको। मान लो हमें जो पता करना है वो है x। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये जो x होगा इट इज डिविजिबल बाई 306, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो x है उसको अगर मैं 306 से डिवाइड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं x को 657 से डिवाइड करूंगा तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या इतना आपको समझ में आया? यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ यार x इसकी टेबल में भी आता होगा, x इसका मल्टीपल होगा, है ना। जैसे यहाँ पे 306 की जगह मान लो 612 होता, x की वैल्यू अगर 612 होती तो मैं बोलता है यहाँ से 2 टाइम्स कट गया। देखो यहाँ पे 612 जो था वो 306 की टेबल में आ रहा था। तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि जो x आने वाला है वो इन्हीं दोनों का मल्टीपल है। x इज अ मल्टीपल ऑफ क्या है? 306 एंड 657। क्या चीज आपको समझ में आई? यही देखना सीखना है हमको, है ना। कब एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे, कब एचसीएफ का इस्तेमाल करेंगे। देखो हमसे जो पूछा है x की वैल्यू पूछी है जो कि एक मल्टीपल है और उसमें भी लिखा है स्मॉलेस्ट, तो हमें मालूम है
कि 2 नंबर का मल्टीपल, तो यानी ये कॉमन मल्टीपल हो गया, उसमें भी स्मॉलेस्ट पूछा है तो हमें समझ में आएगा कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमसे एलसीएम पूछा गया है। हमें एलसीएम की वैल्यू पता करनी है, तो लिख दूंगा भैया एलसीएम ऑफ 306 बता दो, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 ये मुझे बता दो। इसकी वैल्यू क्या आती है जरा से कैलकुलेट करना, ये हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना आता है, तो ये समय सवाल में समझना है। कई बार क्या होता है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हो यार, कभी भी स्मॉलेस्ट पूछा हुआ होता है तो आपको मालूम है स्मॉलेस्ट या लोएस्ट हमारे पास एलसीएम होता है। कई बार आपसे हाईएस्ट पूछा जाता है, जैसे फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ ऑफ दीज नंबर। ऐसे में अगर आपसे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट पूछा है, इसका मतलब समझ जाओ वहाँ पे एचसीएफ की बात हो रही है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लोएस्ट पढ़ते एलसीएम निकाल के भग जाते हैं, हाईएस्ट पढ़ते ग्रेटेस्ट पढ़ते एचसीएफ निकाल कर भग जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर वो चीज़ सही होती है, लेकिन कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन वाले भी ना घुमा करके क्वेश्चन देते हैं। सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, सारे करवाऊंगा आपसे, टेंशन मत लो। अभी आपको क्या करना है भैया, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट दोस्तों, सॉल्व किया जाए। पहले तो इनके अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे यार। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 2 से जाएगा, पहले 2 से जाएगा तो बचता है मेरे पास 153। अब ये मेरे पास 3 से जा रहा है, 3 से जाएगा तो बचता है मेरे पास 51। अब ये 51 गाय से जा रहा है, 51 भी 3 से जा रहा है यार, प्राइम नंबर थोड़ी होता है 51, तो ये आ जाता है 27। ये फिर से 3 से जा रहा है 51 नहीं 17 आएगा, 27 नहीं आएगा, ये आएगा मेरे पास 17। फिर 3 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा भाई, 17 खुद अपने आप में प्राइम नंबर है, तो अब ये 17 से ही जा रहा है और बचता है मेरे पास 1 इस तरीके से। चलो भाई 306 हो गया। अब देखते हैं 657 को देख लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से नहीं जा रहा, सीधे ये 3 से जा रहा है, तो 3 से जाएगा 219, 219। फिर से 3 से जा रहा है ये, तो ये जाएगा 73, 73 आ रहा है। अब ये 3 से तो नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है क्या? नहीं। गाइस 73 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन वाला सवाल दे दिया। यहाँ पे आप सोचते रह जाओगे 73 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई फैक्टर नहीं है इसका, 73 इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर अब मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, 657 इज इक्वल टू, आज करवाई इन्होंने कैलकुलेशन, इसमें आ रहा है मेरे पास 3 इंटू 73। 3 की जो पावर है वो यहाँ पर 2 है, 73 की पावर 1 है। फिर मेरे पास दूसरा नंबर था 306 इज इक्वल टू, यार इसमें क्या आ रहा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 73 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 तो आ ही चुका है, यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 17 आएगा। तो यहाँ पे पावर चढ़ाऊंगा, 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 73 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है, और ऊपर भी लगा देंगे भैया, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 17 की पावर यहाँ पे भी आ रही है 0 एंड 0, है ना। इस तरीके से अपन ने कल एलसीएम निकालने सीखे। अब भाई एलसीएम के लिए करो कैलकुलेशन, एलसीएम इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 73 इंटू 2 इंटू 17, बड़ी वाली पावर चढ़ा दो। 3 की बड़ी पावर यहाँ पे है 2, 2 ही है दोनों तरफ 3 में, 73 की पावर 1 है, और यहाँ पे इधर भी 1 आ जाएगा और 17 का भी 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाने वाली है दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट करने में ना बड़ी दिक्कत मेरे को होती हुई महसूस हो रही है। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे तो यार ये जो हमारे पास 306 है, इस 306 में 73 की पावर 0 है, और यहाँ पे एलसीएम में देखोगे तो एलसीएम और 306 में एक ही अंतर है, एलसीएम और 306 में सिर्फ 73 की कमी आ रही है। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाता है भाई एलसीएम की जो वैल्यू है वो 306 इंटू 73 आने वाली है। कैसे पता दोस्तों? क्योंकि ये जो भी हमारे पास लिखे हुए थे ना, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सबको मैं ले लेता हूँ, तो बेसिकली 306 नंबर बन जाता है। यहाँ से 306 बन गया, 73 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा भैया 306 मल्टीप्लाइड बाई 73, जल्दी से करेंगे 6 3 ज़ार 18, यहाँ पर आ गया 3 3 ज़ार 9, फिर हमारे पास आता है 7 6 ज़ार 6 ज़ार 36 17 42, ठीक है, 7 3 ज़ार 21, तो यहाँ से आंसर आता है 8 3 3 2 2 22338 इज द करेक्ट आंसर। 22338 वो नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। भाई क्या कैलकुलेशन कराई है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। आप लोग भी सॉल्व किया करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। कितने लोगों का सही आंसर आया है बता देना मुझको,
और कमेंट करके अब अपन चलते हैं आगे। ओए होए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, सर्कुलर। हमारे पास एक पाथ है, सर्कुलर पाथ बनाऊंगा पहले कि पढ़ लें पहले। एक काम करो यार दोस्तों, क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं? एक काम करो, क्वेश्चन को लिखो कॉपी में। पिछला वाला क्वेश्चन भी आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। क्वेश्चंस को लिखो कॉपी में और वीडियो को पॉज करो। थोड़ा ना यहाँ पे लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। देखो एलसीएम एचसीएफ निकालना मुश्किल नहीं है, ये आपको भी मालूम है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के क्या आप समझ पाते हो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना? तो इसीलिए एक बार मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लेकिन एक बार खुद अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 36 मिनट्स। आओ कैसे आया सॉल्व करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो यार एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करेंगे। इधर एक सर्कुलर पाथ बनाया जाए पहले। तो अपनी कॉपी में एक रफ सर्कल बना लो इस तरीके से। सर्कल बनता है मतलब कोई भी डायग्राम बना पाते हैं तो अच्छा रहता है, विजुलाइज करना आसान हो जाता है। सारा खेल ही मैथमेटिक्स में विजुलाइजेशन का है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ड्राइव कर रही है भाई, कार बार लेकर के पहुंच गई है क्या? वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब दोस्तों ये जो पाथ है ना, सर्कुलर पाथ है, इसके चक्कर लगाए जा रहे हैं। चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास आ चुकी है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। ये इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। चलो भाई, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से कहीं से ऐसे मैं मार्क कर दूंगा और यहाँ से ऐसे ये चक्कर लगाना शुरू करते हैं ना। सोनिया और रवि इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाएंगे, वापस यहाँ से आएंगे, फिर रुकेंगे नहीं दोस्तों, फिर वापस चक्कर लगाएंगे, फिर नहीं रुकेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर यहाँ पे चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं। काटने दो, ओके। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने पूछा है कि भाई जब यहाँ से शुरू हुए उसके कितनी देर बाद फिर से यहाँ पर दोनों मिलेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक पहले तो सिंपल तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से भी करेंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं पहले तो सोनिया, है ना, सोनिया, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने रवि, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखना चाहते हैं ना, मैं चाहता हूँ अब इस चीज़ को विजुलाइज करो। यहाँ से मान लो सोनिया चलना शुरू हुई, सोनिया को एक चक्कर लगता है यहाँ पर आने में वापस 18 मिनट। तो सोनिया जब यहाँ पर वापस आएगी ना, यहाँ पे मान लो एक इंसान बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ इंसान है यहाँ पर इस तरीके से बैठ करके स्टॉप वॉच लेकर के देख रहा है कि यार कितनी कितनी देर में सोनिया आ रही है, तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देता है टाइम की। तो सोनिया यहाँ पर थी t इज इक्वल टू 0 मिनट पे, है ना। जब यहाँ पर से चालू है तब भी उसने बोल दिया 0 मिनट पे यहाँ पे थे। फिर उसके बाद सोनिया को लगते हैं 18 मिनट आने में यहाँ पे, तो उसके बाद वो 18वें मिनट पे उसे दिखाई देगी। फिर उसके बाद सोनिया रुकी थोड़ी, दूसरा चक्कर काटेगी, तो और 18 मिनट लगेंगे उसको, यानी 18 + 18 36। तो यानी यहाँ पे मेरे को 36 मिनट पे भी दिखाई देगी, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद उसको और 18 मिनट लगेंगे, तो 36 में फिर आप 18 को ऐड करोगे तो मेरे पास आ जाता है कितना, 54 आ जाता है। यहाँ पे 54th मिनट पे भी दिखेगी। आप यहाँ पे देखो यार, ये 18 की टेबल बन चुकी है, हर बार 18 मिनट ऐड होता जाता है, हर बार 18 मिनट ऐड होता जाता है। यहाँ पे 54 आएगा, फिर उसके बाद कितना आएगा, 72 आ जाएगा, फिर 82, 90 आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद कितना आएगा, 108 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स हमें यहाँ पर सोनिया दिखाई देगी। 18 की टेबल बन चुकी है। चलो, जो दूसरा इंसान है हमारे पास, क्या नाम है, रवि। रवि ने भी यहाँ से दौड़ना किया शुरू। अच्छा, रवि यहाँ पे t = 0 पे दिखाई दिया, ठीक है जी। उसके बाद रवि थोड़ा तेज है ना, रवि को कम समय लगता है, उसको 12 ही मिनट लगते हैं, उसकी गाड़ी फास्ट है, शायद 12 मिनट में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो चौकीदार जो बैठा है उसको हर 12 मिनट बाद वो यहाँ पे दिखेगा। पहले 12th मिनट पे दिखेगा, फिर और 12 ऐड करोगे तो 24 आएगा, फिर और 12 ऐड करोगे 36 आएगा। तो जो हमारे रवि दिखाई देता है वो पहले 12 मिनट पे दिखा, फिर हमारे को 24 मिनट पे दिखा, फिर 36 पे दिखा, फिर उसके बाद कितने पे आ जाएगा, 48 पे दिखाई देगा, फिर उसके बाद 60 पे दिखाई देगा, फिर 72 पे दिखाई देगा, फिर 84 पे दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे बार रवि भी दिखाई देगा यहाँ पे।
अब चौकीदार से पूछा गया दोनों एक साथ कब कब दिख रहे हैं, दोनों एक साथ कब कब दिख रहे हैं। भाई t इक्वल टू 0 पे तो दिखे ही थे, एक साथ शुरू हुए थे, उसके बाद कब कब दिख रहे हैं। तो अब आपको देखना भैया यहाँ पर क्या हमें कोई भी कॉमन वैल्यूज दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यार, क्लियरली मुझे तो दिखाई दे गई दोस्तों, पता नहीं आप लोग को दिखा कि नहीं। यहाँ पे 36 इधर भी आ रहा है, 36 यहाँ पे भी आ रहा है ना। और उसके बाद 72 यहाँ पे आ रहा है, 72 यहाँ पे भी आ रहा है। और आप देखोगे तो आगे जाकर के 82 यहाँ आ रहा है, 108 यहाँ आ रहा है, 108 यहाँ पे भी कहीं पे आएगा। तो ये जो है ये क्या चीज़ें हैं दोस्तों, ये 18 के मल्टीपल्स थे, ये 12 के मल्टीपल्स थे। ये जो है हमारे पास ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, वो मल्टीपल्स जो दोनों में आ रहे हैं। और वो सबसे छोटा टाइम पूछा है जो हम दोनों को एक साथ देख पाते हैं, वो हमारे पास LCM आ गया। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है, आंसर इज इक्वल टू 36। तो मुझे ऑलरेडी दिख चुका है यहाँ पे कि 36 मिनट पर दिखाई देंगे ना। यहाँ पे मिनट्स लिखना मत भूलना, मिनट्स, ठीक। ये तो वो तरीका हो गया भाई, हर चीज़ को हम लिख लिख करके सॉल्व करें, ऐसे नहीं करना होता अपने को। एग्जाम में आप कैसे करोगे, आपको सीधे LCM लगा देना है। यहाँ पे क्यों लगा देना है, क्योंकि हमारे पास मुझे दिखाई दे रहा है कि यार जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे दिख ही रहा है ना अपने को, मल्टीपल्स आ रहा है। इसको मैं चलो दूसरे तरीके से और समझाता हूँ। दूसरे तरीके से समझने के लिए ऐसे देखो, जो अपनी को शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका है, शॉर्ट ट्रिक वाला जो तरीका है उसमें हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि यार एक नंबर है 12, दूसरा नंबर है 18। ये मेरे पास A एंड B आ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यार एक टाइम होगा जिस वक्त दोनों यहाँ पे दिखाई देंगे। क्या वो टाइम 12 और 18 से बड़ा होगा या छोटा होगा? क्या आप ये चीज़ गेस कर सकते हो? देखो, जब t इक्वल टू 0 पे दोनों इधर निकल गए, भाई 12 मिनट बाद तो सिर्फ रवि यहाँ पे आया है, अभी तो सोनिया तो नहीं आई। तो 12 मिनट पे तो नहीं हो रहा वो काम कि दोनों एक साथ दोबारा आ गए यहाँ पे। अच्छा, फिर रवि आगे निकल गया, 18वें मिनट पे सोनिया यहाँ पर आकर के पहुंची है। अब 18वें मिनट पे सिर्फ यहाँ पे सोनिया, अब रवि नहीं है। तो फिर ये ऐसे घूम करके आएगा। हो सकता है कि दोनों, फिर कभी ऐसा टाइम आए कि दोनों एक साथ यहाँ पे आ जाए। तो हमें पता चल गया है कि यार हमारा जो आंसर है ना, हमारा आंसर इनसे तो बड़ा ही आएगा, है ना। तो हमारा जो भी आंसर आने वाला है वो इनसे बड़ा आएगा। और हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जब भी हमारा आंसर गिवन नंबर से बड़ा होने वाला है तो वो LCM होगा, जब भी हमारा आंसर गिवन नंबर से छोटा होता है तो वो हमारे पास HCF निकालना होता है। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक है हमारी, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड हो चुका है यहाँ पे, है ना। यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इम्प्लॉइज LCM ऑफ क्या 12 एंड 18, ठीक है। दिस इज शॉर्ट ट्रिक। ये है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। दिस इज शॉर्ट ट्रिक, ठीक। इस तरीके से आपको दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छी वर्ड प्रॉब्लम थी, और ऐसे और भी बहुत सारे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स अगली क्लास में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली बार अगली जो क्लास होने वाली है भैया, मैं उसमें छाट छाट के लाऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूँ। जितने तरीके की पूछे जाते हैं उनमें से सारे बेस्ट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए अगली क्लास में। तो प्रैक्टिस कर लेना LCM और HCF की, और दिमाग थोड़ा खोल के आना आपको अगली क्लास में, क्योंकि घूमने वाला है वो, थोड़ा गर्म भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और कमेंट करके बताना वीडियो में कैसे मजे आ रहे हैं, ठीक है। गुठली OP लिख देना। बाय बाय।